ये कहानी काशीपुर गांव की है, जहां आदर्श अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शोभा, बेटी तान्या और मां कौशल्या थी। उस गांव में आदर्श खेती का काम किया करता था और खेती से जो भी पैसे आते थे उससे उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो दूसरों की मदद किया करते थे और अपनी इन्हीं इच्छाओं की वजह से वो पूरे गांव में जाने जाते थे। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन आदर्श की पत्नी शोभा आदर्श को थोड़ी परेशान नजर आती है, जिसे देखकर आदर्श उससे पूछता है, क्या हुआ शोभा तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? जिसके बाद शोभा आदर्श से बोलती है, आपको याद तो है ना, हमारी बेटी तानिया बड़ी हो रही है और अब वो 22 साल की हो गई है, लेकिन अभी हमने उसकी शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं देखा है, जिस वजह से मुझे उसकी चिंता सता रही है। शोभा की ये बातें सुनकर आदर्श उससे बोलता है, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन शोभा तुम्हें तो पता ही है ना, मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ उससे हमारे घर में सिर्फ 2 ही वक्त की रोटी हम सबको नसीब होती है। अब इस हालत में हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? आप परेशान मत होइए जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। आप जब भी मुझे घर चलाने के लिए पैसे दिया करते थे, उसमें से कुछ पैसे मैं बचा लिया करती थी और उन्हें गुल्लक में जमा कर दिया करती थी। आप यहीं रुके, मैं अभी वो गुल्लक लेकर आती हूँ। जिसके बाद शोभा गुल्लक लेकर आती है और अपने पति के हाथ में देकर कहती है, शायद इससे हमारी कुछ मदद हो जाए और जो थोड़े बहुत कम पड़ेंगे उसके लिए हम लोन ले लेंगे। हाँ शोभा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अभी ही जाता हूँ और गांव के पुजारी जी को तान्या के लिए रिश्ते के ढूंढने के लिए बोलकर आता हूँ। इतना बोलकर आदर्श मंदिर के लिए घर से निकल जाता है और मंदिर पहुंचकर पंडित जी से बोलता है, नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो और कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? मैं ठीक हूँ पंडित जी, और घर में भी सब कुशल मंगल है। आज मैं आपसे अपनी बेटी तान्या के विवाह के विषय पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का है? अच्छा, तान्या बेटी के लिए वो तो अब काफी बड़ी भी हो गई होगी। वैसे एक लड़का तो है मेरी नजर में, उसका नाम रोहन है। तुम कहो तो मैं उसे और उसके परिवार को कल तुम्हारे घर तान्या बेटी को देखने के लिए भेज देता हूँ। ठीक है पंडित जी, आप उन्हें कल हमारे घर भेज दीजिएगा। अगले दिन तान्या को देखने के लिए रोहन और उसका परिवार आदर्श के घर आता है और जब वे लोग तान्या को देखते हैं तो तान्या उन्हें पहली नजर में ही पसंद आ जाती है, जिसके बाद वे लोग इस रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। तभी लड़के की मां तान्या के पापा से बोलती है, भाई साहब, आप जल्दी से शादी के मुहूर्त निकलवा लीजिए, मुझे अपनी बहू को जल्द से जल्द अपने घर लेकर जाना है। ठीक है जी, मैं जल्दी ही शादी की मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं और तान्या और रोहन की शादी का दिन आ जाता है, जिसके बाद बहुत ही धूमधाम से तान्या और रोहन की शादी हो जाती है और तान्या ससुराल चली जाती है। ससुराल में तान्या का पहला ही दिन था कि तभी रोहन को उसके बॉस का फोन आता है, रोहन तुम्हें अभी और इसी वक्त ऑफिस में आना पड़ेगा, एक अर्जेंट मीटिंग है। ठीक है बॉस, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद रोहन ऑफिस जाने के लिए घर से निकलने लगता है कि तभी वहां पर तान्या आती है और उससे कहती है, रोहन जी, आप जल्दी घर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और इतना कहकर रोहन घर से निकल जाता है और वो ऑफिस जल्दी पहुंचने के चक्कर में फास्ट ड्राइव करता है, जिस वजह से उसके कार की एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और इस एक्सीडेंट में रोहन की मौत हो जाती है। तभी वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद वहां के आसपास के लोग रोहन के घर पर फोन करके उस एक्सीडेंट की खबर उसके परिवार को देते हैं, जिसे सुनकर तान्या अपने होश व हवास खो देती है और फिर थोड़ी देर बाद रोहन की डेड बॉडी घर पर आती है। उसे देखकर तान्या फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर रोहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तान्या की सास उसके पास आती है और तान्या को कोसने लगती है और ताने देते हुए बोलती है, तेरे कदम शुभ नहीं थे और तू ही मेरे बेटे को खा गई, अब जा कहाँ रही है? निकल जा मेरे घर से। माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? इसमें मेरी क्या गलती है? तान्या के इतना बोलते ही उसकी सास उसे मारने लगती है
और बोलती है कि अब तुम मेरे साथ जुबान भी लड़ाएगी। उसको ताने देते हुए कहती है कि तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, तुझे खाली हाथ विदा कर दिया। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुझे यहां पाल सकें। ये सुनकर तान्या अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आप सब कुछ बोल लीजिए, लेकिन मुझे इस घर से जाने को मत कहिए। मैं यही रहना चाहती हूँ। ठीक है, तू यहाँ रह सकती है, लेकिन घर का सारा काम तुझे अकेले ही करना होगा। ठीक है माँ जी, मैं घर का सारा काम कर लिया करूंगी। जिसके बाद तान्या अकेले ही घर का सारा काम करने लग जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं कि तभी उनके पड़ोस में एक वीर नाम का लड़का रहने के लिए आता है और वो देखता है कि तान्या अकेले ही पूरे घर का काम किया करती है। ये देखकर उसे तान्या पर तरस आ जाता है और वो तान्या को छुप छुप कर हमेशा काम करते हुए देखने लगता है। उसे तान्या से धीरे धीरे प्यार होने लगता है, लेकिन तान्या इन सभी बातों से अनजान थी। तभी एक दिन तान्या की सास से मिलने गांव का एक ठाकुर उसके घर आता है। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैंने सुना है आपकी विधवा बहू आपके साथ ही रहती है। आप क्यों नहीं उसकी दूसरी शादी करवा देते हो? तुम ही बताओ, इस विधवा से कौन शादी करेगा? इसलिए आज मैं आपसे मिलने आया हूँ। मेरी नजर में एक रिश्ता है जो बहुत ही पैसे वाला है। अगर तुमने अपनी बहू की शादी उस इंसान से कर दी तो वो तुम्हें बहुत ही सारे पैसे देगा। ये सुनकर तान्या की सास बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पूरी लालसा से भर जाती है। फौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। लेकिन जब यह बात तान्या को पता चलती है तो वे शादी को करने से मना कर देती है और रोने लगती है। रोते रोते बोलती है, माँ जी, मैं ये दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने पति की यादों के सहारे ही इस घर में रहना चाहती हूँ। भगवान के लिए आप मेरी शादी किसी और से ना करवाएं। तान्या के इतना गिड़गिड़ाने पर भी उसकी सास उसकी बात नहीं मानती और वो लालच के धुन में इस कदर अंधी हो जाती है कि वो उस 50 साल के बूढ़े जमींदार के साथ तान्या की शादी तय कर देती है। जिसके बाद वो तान्या की दूसरी शादी की तैयारी में लग जाती है। शादी का दिन नजदीक आ जाता है कि तभी तान्या की सास से मिलने फिर से उसके घर ठाकुर आता है, जिसे देखकर तान्या की सास बोलती है, ठाकुर, तुमने आने में बहुत दिन लगा दिए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या तुम वो पैसे लेकर आए हो जो मुझे देने की बात हुई थी? हाँ बहन, लेकर आया हूँ। जमींदार साहब ने कहा है कि आधे पैसे अभी ले लो और आधे वो तुम्हें शादी वाले दिन देगा। ठीक है, तुम अभी जितने भी पैसे लेकर आए हो वो दे दो, बाकी के शादी वाले दिन दे देना। हाँ, ये लो बहन, सारा पैसा इस बैग में है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर शादी का दिन आ जाता है, जिसके बाद तान्या की सास तान्या को दुल्हन की तरह सजाकर मंडप में ले आती है और बूढ़े जमींदार दूल्हे के बगल में बैठा देती है। उसी वक्त जमींदार तान्या की सास को ढेर सारे पैसे देता है और उसे वो रख लेती है। वहीं दूर खड़ा वीर ये सब देख रहा होता है, जिसके बाद वो दौड़कर पुलिस के पास जाता है और पुलिस को सारी बात बता देता है। फिर पुलिस शादी को रोकने के लिए वहां आ जाती है, जिसके बाद तान्या की सास और जमींदार को गिरफ्तार करके वहां से ले जाती है। तभी उस वक्त वीर तान्या की मांग में सिंदूर भर देता है और उससे शादी करके अपना घर बसा लेता है और वो दोनों राजी खुशी से रहने लगते हैं।